हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और बच्चे, आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक के ऊपर फोकस रखना है। ठीक है, बिना रुके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पूरे चैप्टर में हम पढ़ते रहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। बच्चे, कैपेसिटेंस के अंदर भी हम कुछ ना कुछ पोटेंशियल के बारे में जरूर पढ़ेंगे, बट सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि वाई डू वी नीड टू स्टडी पोटेंशियल। हमें पोटेंशियल पढ़ने की जरूरत क्यों है? ठीक है, पहला पॉइंट, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मैं पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकता हूं। फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आई कैन डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लेते हैं आगे जाके हम ये फॉर्मूला भी लिखेंगे दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू चार्ज इनटू में पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एक रिलेशन फॉलो करती है दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो होगा क्या? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की नॉलेज से मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं। पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन, तो इसकी नॉलेज से मैं क्या निकाल सकता हूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर मेरे पास पोटेंशियल है, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास पोटेंशियल है, एक पॉइंट का पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स, तो मैं वर्क डन निकाल सकता हूं एक चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लेकर जाने के लिए। ठीक है, या मैं वर्क डन निकाल सकता हूं एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाने के लिए। ठीक है, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस आई कैन डिटरमाइन द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, या फिर वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाने के लिए वर्क डन निकाल सकता हूं। या अगर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल एट टू पॉइंट्स है, तो मैं ये भी डिटरमाइन कर सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो वो कहां से कहां पर मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है दे ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे मूव करते हैं। या अगर मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल तो अगर मेरे पास पोटेंशियल्स एट टू पॉइंट्स है तो मैं डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी निकाल सकता हूं। ठीक है, देख लीजिए आप एक बारी, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकता हूं। पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ जाएगी अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा पोटेंशियल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर मेरे पास पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है तो मैं वर्क डन निकाल सकता हूं। हालांकि ये और ये चीज जो है वो सेम होते हैं। मैं वर्क डन निकाल सकता हूं एक चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए, या वर्क डन निकाल सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाने के लिए। अगर मेरे पास पोटेंशियल है तो मैं डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी निकाल सकता हूं। पॉजिटिव चार्जेस दे ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्जेस ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो इसी की वजह से, इन चीजों की वजह से ही हम पोटेंशियल के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, एक और चीज देखते हैं। चौथी चीज भी है कि अगर मेरे पास किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल है, ईदर सिंगल चार्ज की वजह से या कलेक्शन ऑफ चार्जेस की वजह से। ठीक है, सिंगल चार्ज की वजह से या कलेक्शन ऑफ चार्जेस की वजह से, तो मैं वहां पर वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन the value of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे? देखो, आगे जाके हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे
that E vector equals to negative of differentiation of potential with respect to distance. तो अगर मैं पोटेंशियल को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं विद नेगेटिव साइन तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी। ये कहाँ काम आती है, जैसे मान लेते हैं बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है और ये Q6 है। इन सारे चार्जेस की वजह से मुझे किसी एक पॉइंट पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व करना, उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी पड़ेगी और बहुत सारी चीजें और ऐड करनी पड़ेगी, एंगल भी देखेंगे, कंपोनेंट्स भी डिवाइड करने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सारे चार्जेस की वजह से इस पी पॉइंट पे निकालना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल निकाल सकता हूं इन सारे चार्जेस की वजह से, विच विल बी मच इजियर टू कैलकुलेट। ठीक है, वो आगे जाके हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के उसको यहां पे पुट करके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। इट विल बी मच इजियर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय दिस मेथड। ठीक है, तो इन सारी प्रॉपर्टीज के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, पहला टॉपिक हम कर रहे हैं बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके बारे में आपने 10th क्लास या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा क्या चीज होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहली चीज करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from one point to another without acceleration। तो इसमें 2-3 चीजें नोट डाउन करने वाली बच्चे। देखो, पहली चीज तो ये है क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन। पहली चीज, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे, किसके ऊपर करेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है वो चार्ज जिसकी वैल्यू है +1 कूलम। क्या करना है हमने? वर्क डन करना है। किसके ऊपर करना है? 1 कूलम वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर करना है। जब हम उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर लेकर आएंगे विदाउट एक्सेलरेशन, ये चीज बहुत जरूरी है, विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन। और विदाउट एक्सेलरेशन हम क्यों करना चाहते हैं? देखो, विदाउट एक्सेलरेशन हम क्यों करना चाहते हैं? ताकि चीजों को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया जा सके। क्योंकि देखो, अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेकर जाता हूं, लेट्स से अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट बी पर लेकर जाता हूं, तो एक तो मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। पोजीशन चेंज करने से क्या होगा? मेरे द्वारा जो किया गया वर्क डन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन कि जब भी किसी की पोजीशन चेंज करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं, तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो अगर हम चार्ज पार्टिकल की पोजीशन चेंज करेंगे तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। और अगर हम उसको एक्सेलरेट भी करवा देंगे, इफ द चार्ज इज एक्सेलरेटेड, अगर हम चार्ज एक्सेलरेट करवा देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, इज ऑल्सो चेंज्ड। पहली चीज, दूसरी चीज, अगर हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। उसके लिए हमें और अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। और चार्ज पार्टिकल बच्चे अगर एक्सेलरेट करता भी है तो उसके अंदर से सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशंस निकलते हैं। तो हम इतनी कॉम्प्लेक्स चीज की तरफ नहीं जाना चाहते, हम चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। और उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन दिस बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज करेंगे उतना वर्क डन आ जाएगा।
बट इतनी कॉम्प्लेक्स चीज हम करना नहीं चाहते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि उसकी एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रख रहे हैं, ताकि चेंज इन मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में वर्क डन कितना करना पड़े, काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में वर्क डन कितना करना पड़े, 0। जिसकी वजह से होगा क्या, हम जो वर्क डन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए हम विदाउट एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाएंगे। कौन से चार्ज को लेकर जाएंगे, +1 कूलम वाले चार्ज को, और अमाउंट ऑफ वर्क डन जितना करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है, तो इसका अगर मैं बच्चे फॉर्मूला लिखूं, इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं, देखो, amount of work done in taking a charge particle from A to B, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो हमें चार्ज को डिवाइड करना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल 1 कूलम वाले चार्ज को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ चुका है। और ये बच्चे जो हमने फॉर्मूला निकाला है, इट इज नथिंग बट अ यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड आपने छोटी क्लासेस में करा होगा। कैसे, देखो, मान लेते हैं कि 10 कूलम वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमने कितना वर्क डन करा, 24 जूल। 10 कूलम वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना वर्क डन करा, 24 जूल। तो 1 कूलम वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना वर्क डन करेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 10, यूनिटरी मेथड। तो 1 कूलम वाले के ऊपर वर्क डन कैसे आया, जब मैंने टोटल वर्क डन को डिवाइड करा चार्ज से, दैट विल बी इक्वल टू 2.4 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम का मतलब है कि 1 कूलम वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर हम कितना वर्क डन करेंगे। ठीक है, 1 कूलम वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना वर्क डन किया जाएगा। ठीक है, सारी डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गई है। बस एक चीज रह गई बच्चे कि हमें वर्क डन करना क्यों पड़ रहा है, वाई डू वी नीड टू डू वर्क, वाई डू वी नीड टू डू वर्क। हुआ क्या होगा, जब भी हम एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहे होंगे, जैसे मान लेते हैं यहां पर हम Q चार्ज को लेकर जा रहे हैं, एक चार्ज को, या Q0 कर देते हैं, ज्यादा सिंपल हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू है बच्चे 1 कूलम होती है। जब Q0 चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पर लेकर जा रहे होंगे तो हम वर्क डन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उसके आसपास एक और चार्ज होगा, सोर्स चार्ज, जो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन लगा रहा होगा। तो मैं सीधा बोल दूंगा कि इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, एक चार्ज उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। इसी फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ रहा होगा। ठीक है, और ये फोर्स भी क्यों लगा पा रहा है, क्योंकि हम इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवा रहे हैं। सोचो, अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव ना करवा रहे होते, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर चले जाते, तो इसके ऊपर तो कोई फोर्स ही ना लगती। और अगर फोर्स ना लगती तो हमें वर्क डन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो हम वर्क डन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उसके आसपास कोई सोर्स चार्ज पड़ा होगा जो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर या यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, जिसके अगेंस्ट, उसकी फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क डन कर रहे होंगे। ठीक है, उसकी फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क डन कर रहे हैं। चलो, ये भी समझ में आ गया कि हमें वर्क डन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दूसरी चीज, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा बच्चे, WAB डिवाइडेड बाई Q इक्वल्स टू VAB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। अगर हम A से B पर लेकर जाएंगे, देखो बच्चे, अगर हम A से B पर लेकर जाएंगे तो पहले इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, लेकिन दैट विल बी इक्वल टू VB माइनस VA। ठीक है, इसकी यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट हम ऐसा यूनिट दे सकते हैं इसकी वोल्ट, या फिर दे सकते हैं जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ठीक है,
चौथी चीज, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पांचवी चीज, अगर मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की जरूरत पड़े, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की जरूरत पड़े तो मैं डायमेंशनल फॉर्मूला इसका लिख सकता हूं, निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चे ml² t-2 और चार्ज का होता है 80। तो वी कैन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ml² t-3a-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट चीज देखिए, हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब जिन बच्चों को कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं, ध्यान से सुनना, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनके थ्रू हम वर्क डन करें और वो वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करे, पाथ के ऊपर ना करे। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है उनके द्वारा अगर हम वर्क डन करेंगे तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल, जितनी भी फ्रिक्शनल फोर्सेस, विस्कस फोर्सेस होती हैं, ठीक है, वो सारी नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होती हैं, वो पाथ के ऊपर उनके थ्रू अगर हम वर्क डन करेंगे तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब हमें यही प्रूव करना है कि वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स यूजिंग दिस सिनेरियो जो अभी हमने प्रूव करा है पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके। देखो, मान लेते हैं अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को बच्चे एक पॉइंट ए से बी पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं किसी पाथ 1 पर, ठीक है, और लेट्स से मैं क्यू चार्ज को लेकर जा रहा हूं, एक पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर फर्स्ट पाथ से लेकर जा रहा हूं, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे क्यू चार्ज को लेकर जा रहा हूं। तो ए से बी पर जाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ए से बी पर जाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मैं सिंपली लिख सकता हूं WAB डिवाइडेड बाय Q इक्वल्स टू VB माइनस VA बिकॉज दैट विल बी इक्वल टू VAB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसे ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और ऐसे ही बी पॉइंट से ए पॉइंट पर वापस लाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और किसी और पाथ पे लेकर आ रहा हूं, देख रहे हो, सेम पाथ पे नहीं लेकर आ रहा, अलग पाथ पे लेकर आ रहा हूं, लेकिन बी से सेकंड पाथ बी से ए पर मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, WBA डिवाइडेड बाय Q दैट विल बी इक्वल्स टू VA माइनस VB। इसको ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, ठीक है, अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है इन अ क्लोज्ड पाथ, अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है इन अ क्लोज्ड पाथ, मतलब मैं ये निकालना चाहता हूं WABA, ठीक है, WABA डिवाइडेड बाय Q भी कर देते हैं। अब क्योंकि वर्क डन बच्चे स्केलर क्वांटिटी है तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, A से B, B से टोटल वर्क डन निकालना है ना मुझे, A से B पर गया फिर B से A पर गया, तो टोटल क्लोज पाथ के ऊपर वर्क डन निकालना है, तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, एक तो A से B पर जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा और प्लस B से A पर वापस आने में कितना वर्क डन करना पड़ा डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, अगर हम इस Q को इनके नीचे ले जाएं, AB डिवाइडेड बाय Q प्लस WBA डिवाइडेड बाय Q, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन WAB बाय Q की जगह मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, WAB बाय Q की जगह मैं लिख सकता हूं A डिवाइडेड बाय Q इक्वल्स टू VB माइनस VA प्लस WBA डिवाइडेड बाय Q की जगह लिख सकता हूं VA माइनस VB, VB से VB गया, VA से VA गया, तो WABA डिवाइडेड बाय Q दैट विल बी इक्वल्स टू 0।
Q वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए क्लोज पाथ के ऊपर वर्क डन कितना आया, क्लोज पाथ के ऊपर वर्क डन कितना आया, 0 जूल। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स बच्चे, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कि क्लोज पाथ के ऊपर वर्क डन कितना करना पड़ता है, 0, अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स हुई तो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुई, क्लोज पाथ के ऊपर 0 वर्क डन नहीं होता। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि क्लोज पाथ के ऊपर वर्क डन कितना आ रहा है, 0। ध्यान से देख लो बच्चे, इसी चीज को ही एक और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ क्लोज्ड पाथ इज 0। इसी चीज को ही, इस पूरी चीज को ही हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या तरीका है लिखने का, ध्यान से देखना। अगर मैं देखना, मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं दैट इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है। ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इस चीज को मैं एक और चीज बोल सकता हूं दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ क्लोज्ड पाथ इज 0। ऐसा ही कुछ हमने बच्चे गॉस थ्योरम में पढ़ा था, बस डिफरेंस क्या है, गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा था, गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा था सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज्ड, surface integral of a closed surface is q by epsilon, that will give electric flux। यहां पर सरफेस इंटीग्रल था बिकॉज इंटीग्रेशन किसकी हो रही थी, सरफेस एरिया की। यहां पर लाइन इंटीग्रल है बिकॉज क्लोज्ड इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन किसकी हो रही है, लेंथ की हो रही है। कौन सी लेंथ की, जिस लेंथ के ऊपर, जिस पाथ के ऊपर हमने चार्ज पार्टिकल को चलाया होगा। और वो इंटीग्रेशन कैसी है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, मतलब वो लेंथ या पाथ कैसा है, पाथ इज क्लोज्ड। इस सर्कल का मतलब क्या है, जिस पाथ के ऊपर हम लेकर जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल को वो कैसा है, क्लोज्ड। और ये आया कैसे, देखिए ये आया कैसे। मान लेते हैं अभी जो हमने पीछे प्रूव करा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं that WABA equals to 0, ठीक है। अब अगर मैं क्लोज पाथ के ऊपर वर्क डन निकालूं बच्चे, तो क्लोज पाथ के ऊपर वर्क डन मैं निकाल सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। वर्क डन की जगह ये लिख दिया। बट बच्चे पाथ कैसा है, वो लेंथ कैसी है, क्लोज्ड पाथ है, तो यहां पर मुझे सर्कल सा साइन देना पड़ेगा विच डिटरमाइंस दैट जिस पाथ के ऊपर हम चला रहे हैं चार्ज पार्टिकल को वो कैसा पाथ है, क्लोज्ड पाथ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं दैट इट इज क्यू नॉट इंटू में ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू 0। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या होती है बच्चे, टेस्ट चार्ज की वैल्यू होती है +1 कूलम। तो यहां पर अगर हम पुट करेंगे तो इट इज ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो इसी वर्क डन ऑन अ क्लोज पाथ इक्वल्स टू 0 को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज्ड पाथ दैट विल बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब भी यही है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसी है, कंजर्वेटिव इन नेचर है, ठीक है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। अब जब भी बच्चे आपने किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है,
ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी आपने किसी एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे, अभी तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करी थी, ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करी थी, मतलब हम चार्ज पार्टिकल को उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जा रहे थे। लेकिन होगा क्या, अगर आपने किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इनिशियल पॉइंट को आप रख दो इंफिनिटी पे। मतलब आप चार्ज पार्टिकल को अब कहां से लेकर आओगे, इंफिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर आएंगे, पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर आएंगे जहां पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा, और उस पॉइंट पे लाके रख देंगे। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही लेकर आ रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बट कहां से लेकर आ रहे हैं, फ्रॉम इंफिनिटी, हमने अपना इनिशियल पॉइंट क्या रख दिया, इंफिनिटी, टू अ पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी भी उसी तरीके से लेकर आ रहे हैं। कितना वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आने के लिए, लेकिन कहां से कहां पर लेकर आ रहे हैं, इंफिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं, और किस पॉइंट पे रखना है, जहां पर वेयर वी नीड टू फाइंड द पोटेंशियल। ठीक है, वेयर वी नीड टू फाइंड द पोटेंशियल, वेयर वी नीड टू फाइंड द पोटेंशियल। तो होगा क्या, जैसे मान लेते हैं कि मैंने अब बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो अब मैं चार्ज पार्टिकल को कहां से लेकर आऊंगा, इंफिनिटी से लेकर आऊंगा, और कहां रख दूंगा, इस बी पॉइंट पे रख दूंगा। और वही एग्जैक्टली सेम चीज है, मुझे क्यों वर्क डन करना पड़ रहा है, बिकॉज जो बी पॉइंट है वो किसके अंदर लाई कर रहा होगा, किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई कर रहा होगा, दिस इज अ सोर्स चार्ज। तो मुझे वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है, ये सोर्स चार्ज, जिस चार्ज को मैं लेकर आ रहा हूं, टेस्ट चार्ज इंफिनिटी से उठा के जिस चार्ज को बी पॉइंट पे रख रहा हूं, ये सोर्स चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, और उसकी फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ रहा होगा। ठीक है, उसकी फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ रहा होगा। इतना समझ में आया बच्चे? और अभी भी वर्क डन हम विदाउट एक्सेलरेशन ही कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी हम वर्क डन विदाउट एक्सेलरेशन ही कर रहे हैं। बट एक और चीज, जब हम चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से उठा के लेकर आ रहे हैं, तो अब हम किसी भी पाथ पे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि जो वर्क डन हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अगर मैं फर्स्ट पाथ से बच्चे लेकर आता हूं, इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी, फाइनल पॉइंट बी, सेम वर्क डन होगा। सेकेंड वाले पाथ से लेकर आता हूं तो इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी, फाइनल पॉइंट बी, सेम वर्क डन होगा। थर्ड वाले पाथ से लेकर आता हूं तो भी इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी है, फाइनल पॉइंट बी है, सेम वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन थ्रू द कंजर्वेटिव फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। सेम चीज बच्चे हम इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम चीज हम इनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेकर आ रहे थे, चाहे मैं यहां से लेकर आता फर्स्ट पाथ से, चाहे मैं सेकंड पाथ से लेकर आता, या मैं थर्ड पाथ से लेकर आता, ऐसे कुछ करके, जब तक आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम रखोगे, आपके द्वारा किया गया वर्क डन हर पाथ पे सेम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। दैट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन, ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, तीसरी चौथी चीज कि अगर मैं इंफिनिटी पर पोटेंशियल निकालूं तो आता है जीरो, पोटेंशियल एंड इंफिनिटी इज जीरो। तो ये फॉर्मूला बी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे देगा, हमने पीछे पढ़ा था कि वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिवाइडेड बाय जिस चार्ज पार्टिकल को मूव करवा रहे हैं। ध्यान रखना, डिवाइड वाला चार्ज पार्टिकल या डिनोमिनेटर में चार्ज पार्टिकल कौन सा है, द चार्ज which is taken from one point to another, जिसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जा रहे हैं, वो वाला चार्ज है डिनोमिनेटर में, इस फॉर्मूले में।
दैट विल बी इक्वल्स टू VB माइनस VA। अब हमने अपना इनिशियल वाला पॉइंट कहां पर सेट कर दिया बच्चे, इंफिनिटी पर, तो A की जगह मैं क्या लिखूंगा, इंफिनिटी B डिवाइडेड बाई Q इक्वल्स टू VB माइनस V इंफिनिटी। और इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, 0, तो यहां पर पुट कर दो, तो ये आ जाएगा WB डिवाइडेड बाई Q इक्वल्स टू VB। तो ये आ गया हमें हमारे पास एक पॉइंट पे, B पॉइंट पे पोटेंशियल। मतलब है इंफिनिटी से B पॉइंट पर मुझे इंफिनिटी से चार्ज पार्टिकल को उठा के B पॉइंट पे रखने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल गिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, दैट विल गिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चलो ये चीज याद रखना बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। ठीक है, अच्छा एक और चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज दिस पॉइंट इंफिनिटी, व्हाट इज दिस पॉइंट इंफिनिटी, इंफिनिटी वाला पॉइंट कहां पर है, क्योंकि कॉमन सेंस लगाते हैं थोड़ी सी कि मेरे को चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से उठा के लेकर आना है। अब इंफिनिटी तो वो पॉइंट है ना जहां पर हम बिल्कुल पहुंच ही नहीं सकते, तो सोच के देखो, इंफिनिटी से चार्ज पार्टिकल को उठा के लेकर आने के लिए मुझे पहले इंफिनिटी पर पहुंचना होगा। इंफिनिटी पर कैसे पहुंचे, तो असल में क्या होता है, जो पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बाहर होता है उसी किसी पॉइंट को हम इंफिनिटी कंसिडर कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने यहां से उठा के लेकर आओगे तो भी इंफिनिटी से B पॉइंट पे रख रहे हो, यहां से उठा के लेकर आओगे तो भी इंफिनिटी से B पॉइंट पे रख रहे हो, यहां से उठा के लेकर आएंगे तो भी इंफिनिटी से B पॉइंट पे रख रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, इंफिनिटी कोई बहुत ज्यादा अनगिनत दूरी पे कोई पॉइंट नहीं है, फील्ड के बाहर जो पॉइंट ले लोगे वो इंफिनिटी बन जाएगा। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा आपका। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखिए मैंने बोला था कि हमें वर्क डन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि श्योरली वहां पर कोई सोर्स चार्ज पड़ा होगा जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा, जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क डन कर रहे होंगे। अब मुझे इसी सोर्स चार्ज की वजह से इस B पॉइंट या किसी भी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा वो निकालना है, लेकिन किसकी वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से। तो मैं एक जनरल डेफिनेशन यूज करूंगा कि मुझे अगर B पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, बड़े ध्यान से समझना, मुझे अगर B पॉइंट पे इस सोर्स चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक चार्ज को इंफिनिटी से उठा के यहां पे रख दूंगा और यहां पर पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन पोटेंशियल आ क्यों रहा है, सोर्स चार्ज की वजह से, क्योंकि मुझे वर्क डन किसके कारण करना पड़ रहा है, सोर्स चार्ज की वजह से। सोर्स चार्ज ना होता तो क्या ये फोर्स एग्जिस्ट करती, नहीं। अगर ये फोर्स एग्जिस्ट ना करती तो मुझे कोई वर्क डन करना पड़ता, नहीं, तो यहां पे पोटेंशियल भी ना होता। ठीक है, तो मैं वर्क डन क्यों कर रहा हूं, इस फोर्स के कारण। फोर्स कौन लगा रहा है, सोर्स चार्ज। तो एट द एंड यहां पर पोटेंशियल निकल किसकी वजह से रहा है, सोर्स चार्ज की वजह से। लेकिन अगर हम फॉर्मूले में सोर्स चार्ज लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, फॉर्मूले में सोर्स चार्ज लेकर आना चाहते हैं, मान लेते हैं एक सोर्स चार्ज है कैपिटल Q जिसको मैंने A पॉइंट पे रखा हुआ है और मुझे इसके कारण R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, सोर्स चार्ज को कहां रखा हुआ है, A पॉइंट पे, मुझे इस सोर्स चार्ज के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम पॉइंट A। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं जाऊंगा इंफिनिटी पर और इंफिनिटी से कोई एक चार्ज पार्टिकल को, जैसे मान लेते हैं पॉइंट इंफिनिटी है, बीच में पॉइंट एक C भी आ रहा होगा, बीच में पॉइंट एक D भी आ रहा होगा। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट जो है C और D भी इसकी फील्ड के अंदर ही होंगे। ठीक है, इंफिनिटी वाला पॉइंट इसकी फील्ड के बाहर है और C वाला पॉइंट जो है वो x डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट A। ध्यान रखना, C वाला पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम पॉइंट A।
मैं इंफिनिटी से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज या किसी भी चार्ज क्यू को लेकर आ रहा हूं और मुझे इंफिनिटी से उठा के पी पॉइंट पे रखना है, तो मैं इस प्रोसेस में जितना वर्क डन करूंगा वो किस में स्टोर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ठीक है, तो देखिए मैं क्यू पॉइंट से उठा के लेकर आया सी पॉइंट पर, और मैं सी से अभी जा रहा हूं डी पॉइंट पे। इस चार्ज पार्टिकल को लेकर सी से मैं गया डी पॉइंट पर और मैंने कितनी डिस्प्लेसमेंट दी? डी आर वेक्टर मान ली। मैंने कितनी डिस्प्लेसमेंट दी? डी आर वेक्टर। ठीक है, और ये वाला चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये भी अभी पॉजिटिव लिया है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, उसको रिपेल करने के लिए। तो अब ध्यान से देखिए, मुझे वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मैं मूव करवा रहा हूं पी पॉइंट पे। ठीक है, तो मान लेते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम सी टू डी कर लेते, सी से डी पॉइंट पर लेकर जाने के लिए, क्योंकि सी से डी पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट ली है वो बहुत छोटी है। इस छोटे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वर्क डन भी बहुत स्मॉल करना पड़ेगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, एफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। सी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लग रही होगी? ये एक और काम करते हैं, आप ये देखिए कि डिस्प्लेसमेंट सी से डी पे है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है लेकिन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना? 180 डिग्री। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट खोलूंगा तो ये आ जाएगा cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री बच्चे कितना होता है? नेगेटिव एफ ई डी आर। और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लग रही होगी? के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, एक और चीज करनी पड़ेगी बच्चे, एक छोटी सी गलती हुई है यहां पर। डिस्प्लेसमेंट को, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट को मैं ले रहा हूं dx। ठीक है, सिंबल्स में गलती हो गई है, dx। ठीक है, तो यहां पर भी अभी dx आ जाएगा, कोई बात नहीं, dx। और टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। टोटल वर्क डन can be obtained by integrating both sides। ठीक है, तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू के क्यू, तो कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं बाहर ले गया, के क्यू और क्यू कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं बाहर ले गया। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डिस्टेंस का 1/x² dx। अब इंटीग्रेशन देखिए किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन। तो इनिशियल डिस्टेंस क्या था मेरा विद रिस्पेक्ट टू दिस सोर्स चार्ज? सोर्स चार्ज से इनिशियल डिस्टेंस था इंफिनिटी, और हमें किस पॉइंट पे लाके रखना है? पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है सोर्स चार्ज से? आर डिस्टेंस। तो हम इंटीग्रेशन कहां से करेंगे? इंफिनिटी वाले डिस्टेंस से आर वाले डिस्टेंस तक का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, आर वाले डिस्टेंस तक का इंटीग्रेशन होगा। तो वर्क डन अगर हम निकालेंगे बच्चे, तो इट इज -k क्यू इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी से आर x की पावर -2 dx। अब x की पावर -2 का बच्चे अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इट इज x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, तो दिस विल बी नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, इट विल बी k नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां पर बचेगा बच्चे 1/x इंफिनिटी r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वर्क डन आया k ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/infinity। 1/infinity इज 0, तो वर्क डन कितना करना पड़ा? डिवाइडेड बाय r। लेकिन ये अभी वर्क डन जो है वो थोड़ा सा अधूरा वर्क डन है, थोड़ा सा अधूरा एक्सप्रेशन है, क्योंकि अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट P कैसे मिलेगा मुझे? पोटेंशियल एट P विल बी इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज पार्टिकल। तो मैं इस चीज को, ये जो वर्क डन आया है, इसको मैं चार्ज से, जिस चार्ज को मूव करवा रहे हैं इन्फिनिटी से P पॉइंट पे, उससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास पोटेंशियल आया है, पोटेंशियल आएगा। तो इट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर इंटू 1/Q। क्यू से क्यू गया तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया बच्चे? के क्यू डिवाइडेड बाय आर। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो कैपिटल Q है इट इज अ सोर्स चार्ज। कैपिटल Q इज अ सोर्स चार्ज। ठीक है, दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास पोटेंशियल के। एक तो ये फॉर्मूला था पहले जो हमने निकाला, और एक के क्यू डिवाइडेड बाय आर। यहां पर ये टेस्ट चार्ज है जिसको मूव करवा रहे हैं, दिस विल बी सोर्स चार्ज जिसकी फील्ड में या जिसके कारण हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, यहां से एक और चीज पता चली कि अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। ठीक है, दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, अगर हम डिस्टेंस घटाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसका चार्ट प्रिपेयर करूं, ग्राफ तैयार करूं, तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, यहां पर हम ले लेते हैं, यहां पर हम प्लॉट करते हैं। काफी बुक्स में ये भी दिया होता है बच्चे V और E, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सेम ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्लॉट करता हूं तो वो कुछ ऐसा आता है। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ज्यादा इंक्लाइंड होगा। ठीक है, ज्यादा स्टीप होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दिस इज फॉर, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला पढ़ा के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपस में इक्वल हो जाएंगे, और वो डिस्टेंस कितना होगा? एट आर इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 यूनिट वाले डिस्टेंस पे क्या होगा? जब यहां पर r इक्वल्स टू 1 यूनिट होगा तो v विल बी इक्वल्स टू e, v विल बी इक्वल्स टू e। एक और चीज देखिए, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूं, के क्यू डिवाइडेड बाय आर इंटू में 1/r। ध्यान से देखिए, के क्यू डिवाइडेड बाय आर इंटू में 1/r, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? r का स्क्वायर। तो ये चीज क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो E इक्वल्स टू आया V डिवाइडेड बाय R, मतलब हम E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ऑफ E वेक्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू वोल्ट पर मीटर। अर्लियर चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पढ़ी थी फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, तो इट इज न्यूटन पर कूलम। अब हमने यूनिट क्या पढ़ी, फॉर्मूला क्या पढ़ा? पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक। अगर मुझे मान लेते हैं सेवरल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हुआ। ग्रुप ऑफ चार्जेस माने क्या? देखो, हमने थोड़ी सी स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो में भी ये डिस्कशन करी थी। मान लेते हैं एक Q1 चार्ज जो है वो भी है,
Q2 चार्ज भी है साथ में Q3 चार्ज भी है, साथ में Q4 चार्ज भी है, और ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इन सारे चार्ज पार्टिकल्स की वजह से मुझे P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? टोटल पोटेंशियल। तो कैसे निकालेंगे? इनका डिस्टेंसेस भी ले लेते हैं। देखिए, Q1 चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P है R1, Q2 चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस है R2, Q3 चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस है R3 और Q4 चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस है R4। ठीक है, लेट्स राइट दिस डिस्टेंसेस। ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4। ठीक है, तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना है ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड क्यों कर सकते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। देखिए, V1 पोटेंशियल कितना होगा? K सोर्स चार्जेस Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R1 प्लस K सोर्स चार्जेस Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R2 प्लस K Q3 डिवाइडेड बाय R3 प्लस K Q4 डिवाइडेड बाय R4। ये है टोटल पोटेंशियल एट P पॉइंट P ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। और ऐसे मान लीजिए n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के कारण अगर आया, अगर n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के कारण आया तो टोटल पोटेंशियल फिर से ऐड करके ही निकालेंगे, लेकिन पोटेंशियल को कितनी बार ऐड कर देंगे? n नंबर ऑफ टाइम्स ऐड कर देंगे, तो मेरे पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। देखिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं? जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इक्वी पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? वो सरफेसेस, दो सरफेसेस which have same potential या equal potential. Equipotential means equal potential. Same potential at every point on the surfaces, on the surface taken. जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं उस सरफेस पे अगर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हुआ तो उसे क्या बोल देंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है मेरा प्लस Q। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है मेरा प्लस Q। तो यहां से मैंने किसी R डिस्टेंस पे इस पॉइंट A पर मैंने पोटेंशियल निकाला, तो पोटेंशियल कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल कितना आएगा? अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला, दिस इज अ सोर्स चार्ज, तो पोटेंशियल एट पॉइंट A आएगा KQ डिवाइडेड बाय R। ठीक है, और ऐसे ही मान लेते हैं इतने ही डिस्टेंस पे इसी चार्ज के कारण मुझे पोटेंशियल निकालना है, लेकिन B पॉइंट पे, लेकिन डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस और चार्ज दोनों सेम है। तो अभी कितना पोटेंशियल आएगा? VB इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाय R। पोटेंशियल विल बी सेम। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं हर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने लगे, लेट्स से मैं C पॉइंट पे भी पोटेंशियल निकालता हूं तो भी इतना आता है KQ डिवाइडेड बाय R। मैं D पॉइंट पे पोटेंशियल निकालता हूं सेम डिस्टेंस पे तो भी पोटेंशियल कितना आता है? KQ डिवाइडेड बाय R। तो ऐसे करते करते एक स्फेयर बन जाएगा। ऐसे करते करते क्या बन जाएगा? एक स्फेयर बन जाएगा। उस स्फेयर के हर एक पॉइंट पे, उस स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल देखूंगा तो क्या होगा? पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन दैट स्फेयर will be
इक्वल। तो उस स्फेरिकल सरफेस को मैं क्या बोल दूंगा, उस स्फेरिकल सरफेस को मैं बोल सकता हूं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है। इसे बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बच्चे प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी, अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं तो उसमें हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा? जीरो। कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मान लेते हैं आई हैव एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मेरे पास कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मैं ही बना लेता हूं, मेरे पास कोई एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, दिस इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और मैं एक चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज को एक पॉइंट ए से बी पॉइंट पे लेकर जा रहा हूं, ठीक है। एक पॉइंट ए से बी पॉइंट पर लेकर जा रहा हूं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाने के लिए मुझे वर्क डन कितना करना पड़ता है, और जिस चार्ज को लेकर जा रहे हैं बच्चे उस चार्ज को डिवाइड करेंगे, दैट विल बी स्टोर्ड इन पोटेंशियल डिफरेंस in terms of, this can be represented in terms of potential difference। तो WAB डिवाइडेड बाय Q। अब बिकॉज ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, बिकॉज ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट A विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B। उसको हम V ले लेते हैं, V माइनस V, तो वर्क डन कितना आएगा? जीरो। वर्क डन विल बी जीरो। इन शॉर्ट, अगर मेरे पास कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो उसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाने के लिए मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा? जीरो। तो ऐसे ये स्फेरिकल सरफेस मेरे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस था। अब यहां पर ए से बी पॉइंट पर लेकर जाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? जीरो। ए से डी पॉइंट पर लेकर आने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? जीरो, क्योंकि ए पर पोटेंशियल और डी पर पोटेंशियल सेम है, बिल्कुल सेम तरीके से वर्क डन जीरो आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हमेशा परपेंडिकुलर। कैसे देखो परपेंडिकुलर कैसे होती है? देखिए मान लेते हैं कि मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट ए से बी पॉइंट के ऊपर लेकर गया चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, किसी चार्ज पार्टिकल को लेकर गया, मान लेते हैं क्यू चार्ज को ही लेकर गया, और ए से बी पर लेकर जाने में मैंने कितनी डिस्प्लेसमेंट दी इसको? डीएल वेक्टर। कितनी डिस्प्लेसमेंट दी? डीएल वेक्टर, ठीक है, डीएल वेक्टर डिस्प्लेसमेंट दी। तो मैं वर्क डन ए से बी तक कितना करूंगा बच्चे? जीरो। ये तो मुझे पता है। और वर्क डन कैसे लिख सकते हैं हम? वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी इज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर। ये एक और काम करते हैं, इसका फॉर्मूला ही बनाते हैं, एफ वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। इस बार मैंने बच्चे देखो सर्कुलर साइन नहीं दिया, क्योंकि मैं क्लोज्ड पाथ पे नहीं चला रहा हूं चार्ज पार्टिकल को। मैं एफ वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं? क्यू इंटू में ई वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। अगर हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो चार्ज तो बच्चे कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल देते हैं। अगर हम इक्वल्स टू जीरो, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस थीटा आ गया। अब एक और चीज देखिए बच्चे, डिस्प्लेसमेंट तो दी है और कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल भी है वहां पे, और सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्यों एग्जिस्ट कर रहा होगा? पोटेंशियल इसलिए एग्जिस्ट कर रहा होगा बिकॉज वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो देयर। तो ये तीनों चीजें, पहली, दूसरी और तीसरी, ये जीरो नहीं हो सकती। तो जीरो फिर किसका होना लाजमी है? कॉस थीटा को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। और थीटा बच्चे किनके बीच का एंगल था? थीटा जो एंगल था वो वेक्टर क्वांटिटीज का एंगल था। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कोई एग्जिस्ट कर रही होगी उसके ऊपर, उस रीजन में, तो श्योरली कितनी होगी?
कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू दिस, सॉरी, परपेंडिकुलर टू दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इसके डीएल के परपेंडिकुलर होगी, ये तो हमें पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगी। अब डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर हो रही है? सरफेस के ऊपर। तो अगर डीएल के परपेंडिकुलर है तो फिर सरफेस के भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, सरफेस के भी परपेंडिकुलर होगी। तीसरी प्रॉपर्टी, नो टू इक्विपोटेंशियल surfaces intersect each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लेते हैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगी, इनके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगी वो भी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, वो भी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, हमने पढ़ा था इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कि डिस्टेंस बिटवीन two equipotential surfaces is inversely proportional to इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस कम हो जाएगा, और जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होगी, यहां पर है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहां पर है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होगी वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर डिस्टेंस कम, जहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर डिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, जिससे मान लेते हैं पहले मेरे पास बच्चे पॉइंट चार्ज है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मेरे पास पहले पॉइंट चार्ज है और लेट्स से मेरे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर की तरफ निकलेंगी। एक यूं ले लेते हैं और एक यूं ले लेते हैं, दिस। ठीक है, अब यहां पर देखना बच्चे, दो पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स इस पॉइंट चार्ज के आसपास होंगे वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जो पॉइंट्स दूर होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। जहां पर डिस्टेंस कम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा, जहां डिस्टेंस ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीकर। अब देखना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है, दैट मींस यहां कोई भी अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा श्योरली। ठीक है, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी, और ये सर्कुलर बच्चे आपको नजर आ रहे हैं बट इनकी शेप होगी स्फेरिकल। जैसे जैसे हम पॉइंट चार्ज से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक हो रही है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का बीच का डिस्टेंस, सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऐसे ही दूसरा, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा? जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक रीजन में एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ठीक है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। तो इनके थ्रू अगर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाने हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। लेट्स से या एक और काम करते बच्चे बना ही देते हैं। लेट्स से दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पैरेलल प्लेट्स जैसे, विच आर इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। ठीक है, अब क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह पे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। दैट मींस ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम अनलाइक चार्जेस के बारे में बात करेंगे, तो अनलाइक चार्जेस के बीच में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होगी। तो अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस कम और बाहर डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो कुछ इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। ठीक है, एक ये और कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, और एक कुछ इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एग्जिस्ट करेंगे। अंदर डिस्टेंस कम है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की तरफ स्ट्रॉन्ग है, बाहर की तरफ वीक है, तो बाहर डिस्टेंस बढ़ गया। और ऐसे ही अगर हम लाइक चार्जेस के बारे में बात करेंगे, लाइक चार्जेस, ठीक है, लाइक चार्जेस में जैसे यहां पर पॉजिटिव और यहां पर भी पॉजिटिव, तो अंदर की तरफ, इस बार उल्टा हो जाएगा, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्गर। अंदर वीक क्यों होंगी? बिकॉज ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, जो भी बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या ये चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जिसके कारण वीक हो जाएगी, और बाहर स्ट्रॉन्ग होगी। तो कुछ ऐसा। ठीक है, बाहर डिस्टेंस कम रखा है और अंदर की तरफ डिस्टेंस ज्यादा रखा है। दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज भी हमने इस पर डिस्कस कर ली है इसकी। नेक्स्ट हमने करना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। याद है हमने बिल्कुल शुरुआत में इसके बारे में बात करी थी, कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। मतलब पोटेंशियल की नॉलेज से वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो वही हम रिलेशन अभी डिराइव करने जा रहे हैं, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। लेट्स से मेरे पास बच्चे दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, वी हैव टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए ये लेना पड़ेगा। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, ठीक है, और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो बिल्कुल इसके नीचे लिया है हमने। ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है हमारे पास, ठीक है। नीचे वाले का पोटेंशियल मैं V ले लेता हूं, और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आए, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसे पड़े होंगे, ठीक है, जैसे ही ऊपर की तरफ आए इसके बीच का पोटेंशियल जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। मतलब इसका V है तो इसका पोटेंशियल कुछ डिक्रीज हो गया, V माइनस dV, ठीक है। और एक चीज के बारे में बच्चे हमने क्लास में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज गो टू फ्रॉम हाई पोटेंशियल टूवर्ड्स अ लो पोटेंशियल, हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होता है, नेगेटिव पोटेंशियल हमेशा कम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, वो कहां से कहां जा रही होगी? फ्रॉम
लोअर टू हायर पॉइंट की तरफ। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, सॉरी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट की तरफ जा रही होगी, बट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं Q, और मुझे इसे लेकर आना है A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, dr वेक्टर। मतलब मुझे ऊपर वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस से नीचे वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ उसको शिफ्ट करना है, A से B की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, तो इस काम में मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज A टू B डिवाइडेड बाय दैट चार्ज जिसको मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहा हूं। ठीक है, दैट चार्ज जिसको मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VB एंड VB माइनस VA। ठीक है, अब B पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, B पॉइंट का पोटेंशियल है V और A पॉइंट का पोटेंशियल है V माइनस DB। ठीक है, नेगेटिव साइन अगर हम अंदर लेकर जाएंगे तो इट विल बी V माइनस V प्लस DB गया, तो इट इज dW इक्वल्स टू Q इंटू में dV। इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट इक्वेशन। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और ऐसे ही देखिए, ऐसे ही अगर मुझे एक और तरीके से मैं वर्क डन निकाल सकता हूं, वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम A टू B इज F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो dW विल बी इक्वल्स टू F वेक्टर की बजाय मैं लिख सकता हूं Q इंटू में E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अगर आप इन दोनों की बच्चे डायरेक्शन देखेंगे तो E वेक्टर ऊपर है, dr वेक्टर नीचे की तरफ है, तो इन दोनों में एंगल कितना बना, 180 डिग्री। तो dW इक्वल्स टू आया Q E dr cos 180 डिग्री। ठीक है, cos 180 डिग्री। तो dW की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, नेगेटिव ऑफ cos 180 की वैल्यू होती है -1 QE dr। इसको मैं ले लेता हूं सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि वर्क डन विल बी सेम वन वे और अनदर, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूं तो दैट विल बी क्या था, नेगेटिव ऑफ QE dr इक्वल्स टू Q इंटू में dV, Q से Q गया तो बचा क्या, माइनस ऑफ E dr इक्वल्स टू dV। E की वैल्यू आ गई नेगेटिव ऑफ dV डिवाइडेड बाय d। अब देखो यहां पर दो तीन चीजें बच्चे। पहली चीज तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन इज शोइंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। दूसरी चीज, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बट सिर्फ पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिर्फ पोटेंशियल को अगर आप देखेंगे तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है तो राइट हैंड साइड भी तो वेक्टर होगा। तो देखिए मैं लिख सकता हूं नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी अ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। और ग्रेडियंट वर्ड क्यों लगाते हैं, जब हम किसी भी क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं या लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। तीसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ कांस्टेंट पोटेंशियल, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए फॉर अ कांस्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, या फिर मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूं कि डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर ये dr डिस्टेंस, मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिस्टेंस कम हो जाएगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लिया ही वही था। dr जो था वो डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस था। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होगी वहां पर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीकर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीकर, सॉरी स्ट्रॉन्गर, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। चौथी चीज, अब बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। देखिए, मान लेते हैं कि हमने किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी, तो वो ये थी। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं इसके 3 कंपोनेंट्स भी तो रिजॉल्व कर सकता हूं। क्या होंगे वो 3 कंपोनेंट्स? एक तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा, एक वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा, और एक जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा। और ये तीनों कंपोनेंट्स मैं कैसे निकाल सकता हूं? ये तीनों कंपोनेंट्स में निकाल सकता हूं। एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट इज नेगेटिव ऑफ डीवी अपॉन में डीएक्स, वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट इज नेगेटिव ऑफ डीवी अपॉन में डी वाई, एंड जेड डायरेक्शन वाला कंपोनेंट इज नेगेटिव ऑफ डीवी अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, बट डिस्टेंस विल बी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इट वुड बी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड। ठीक है, मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आ गया, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर हम बच्चे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात तो करेंगे, बट हम 2 तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। एक तो जब हमने एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई करी और जब हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा हमें। जब हमने एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई करी और जब हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी हुई है। ठीक है, लेट्स से मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले एक्सप्लेन कर दूं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a charge particle, ठीक है, अ चार्ज पार्टिकल। अब किसी भी चार्ज को उठाकर ले आओ, जरूरी नहीं 1 कूलम वाले चार्ज को लेकर आना है, किसी भी चार्ज को उठा के ले आओ। इन ब्रिंगिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्सेलरेशन। तो जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, ध्यान से देखना। ठीक है, मान लेते हैं 10 कूलम वाला चार्ज पार्टिकल, अब 1 कूलम जरूरी नहीं है, अब 10 कूलम, कोई भी चार्ज पार्टिकल को किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले आओ। ठीक है, तो इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टू बी इज WB माइनस WA, दैट विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। लेकिन अगर मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना होगा, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मान लेते हैं मैं बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूं, सिर्फ बी पॉइंट पे, तो इनिशियल पॉइंट को मैं कहां सेट कर दूंगा? इनिशियल पॉइंट को आई विल सेट एट इंफिनिटी। ठीक है, तो ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या होती है? 0। पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी विल ऑल्सो बी 0। ठीक है, तो वर्क डन जितना करना पड़ेगा इंफिनिटी से बी पर रखने के लिए, दैट विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज यूए की वैल्यू तो, यू इंफिनिटी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम कर रहे हैं
potential energy of two charges, potential energy of two charges in the absence of electric field, in the absence of electric field. पहले हम एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहे हैं, ये चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बल्कि अब एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इंफिनिटी पर दो चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं, एक है Q1 और एक है Q2। ठीक है, ध्यान से देखना, इंफिनिटी पर दो चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं Q1 और Q2। सबसे पहले मैं Q1 को उठा के A पॉइंट पे लाके रख दिया, तो इसमें मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा? इसमें मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा? 0। क्योंकि वर्क डन 0 क्यों करूंगा? बिकॉज आसपास उस रीजन में कोई अनदर चार्ज पार्टिकल नहीं पड़ा हुआ था जो मेरे लाए गए चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाए। क्योंकि मुझे अल्टीमेटली वर्क डन किसके ऊपर करना है? फोर्स के कारण। मतलब वो जो सोर्स चार्ज होगा आसपास पड़ा होगा, वो जो फोर्स लगा रहा होगा, उस फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क डन। अगर कोई फोर्स नहीं लगाने वाला तो वर्क डन विल बी 0। ठीक है, नेक्स्ट, इस Q2 को इंफिनिटी से उठाया और B पॉइंट पे रख दिया। लेकिन अब Q2 के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा? Q1। ठीक है, तो अब जब मैंने Q2 को इंफिनिटी से उठा के B पॉइंट पे रखा, तो मुझे किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है? Q1 की लगाई गई फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, Q1 की लगाई गई फोर्स के अगेंस्ट। तो इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन in bringing the charge particle Q2 from infinity to point B will be equals to potential at point B divided by जिस चार्ज पार्टिकल को हम इंफिनिटी से उठा के B पॉइंट पे रखा है। ठीक है, अब पोटेंशियल एट पॉइंट B किसके कारण होगा? दिस पोटेंशियल is due to the charge placed at A, ये चार्ज प्रेजेंट एट A। ठीक है, जो A पॉइंट पे चार्ज पड़ा हुआ है उसके कारण पोटेंशियल B पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। कितने डिस्टेंस पे हमने लाके रखा है? R डिस्टेंस पे लाके रखा है। तो मुझे इसमें जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, ये फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा लिख दिया बच्चे, दैट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दैट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, VB इक्वल्स टू WB डिवाइडेड बाय Q2। ठीक है, तो B पॉइंट पे पोटेंशियल किसके कारण है? जो A पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उसके कारण। A पॉइंट पे कौन सा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है? Q1। मतलब सोर्स चार्ज कौन है? Q1। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय Q2 विल बी इक्वल्स टू K Q1 डिवाइडेड बाय जितना डिस्टेंस है R। Q2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो WB विल बी इक्वल टू K Q2 डिवाइडेड बाय R। इतना मुझे वर्क डन करना पड़ा इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। पहले वाले चार्ज को लाने के लिए क्यों वर्क डन नहीं करना पड़ा? बिकॉज उसके ऊपर कोई फोर्स लगाने के लिए उस रीजन में चार्ज पार्टिकल नहीं पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये जो वर्क डन करना पड़ा यही किसमें स्टोर हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस, बट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरी चीज, अगर मैं इंफिनिटी पर देखूं, अगर मैं इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी देखूं, तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? K Q1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तभी हमने यहां पर इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जो है पीछे इंफिनिटी पे, अगर मैंने इनिशियल पॉइंट को इंफिनिटी ले लिया था तो U इंफिनिटी कितना हो गया था? 0। UB माइनस 0 विल बी इक्वल्स टू UB ना। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम यही काम जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड करते,
यही काम अगर प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड करते, मान लेते हैं जिस रीजन में हम चार्ज पार्टिकल रखना चाहते हैं उस रीजन में ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो यहां पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, किसके कारण? एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। हर पॉइंट पे पोटेंशियल किसके कारण होगा? एक्सटर्नल फील्ड के कारण होगा। और वही चीज ले रहे हैं बच्चे कि Q1 Q2 दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिसको मैंने इंफिनिटी पे रखा हुआ। अब देखना Q1 को अगर मैं उठा के A पॉइंट पे रखता हूं तो क्या मुझे वर्क डन करना पड़ेगा? यस, बिकॉज A पॉइंट पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, A पॉइंट के अराउंड ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स भी लगेगी। तो इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? कितना वर्क डन करना पड़ेगा? इसको ले लेते हैं W1 डिवाइडेड बाय Q1 को उठा के लेकर आया, दैट विल बी इक्वल्स टू V1। A पॉइंट पे पोटेंशियल ले लेते हैं, चलो A ही ले लेते हैं। A पॉइंट पे लाने के लिए मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा? किस चार्ज को उठा के लेकर आया? इसको भी A और B लिख देते हैं, A और B लिख देते हैं, ठीक है। किस चार्ज को उठा के लेकर आया? QA, और वहां पे पोटेंशियल कितना था? VA। तो कितना वर्क डन करना पड़ा? दैट विल बी इक्वल्स टू QA इनटू में VA। बट ये जो वर्क डन करना पड़ा है ये किसके कारण करना पड़ा है? ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। आप खुद सोचिए, देखिए अगर ये एक्सटर्नल फील्ड एग्जिस्ट ना करती तो यहां पे पोटेंशियल भी ना होता, यहां पर जीरो पुट करते तो वर्क डन भी जीरो। ये वर्क डन किसके कारण करना पड़ रहा है? एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। QA पहले वाले चार्ज पार्टिकल को लाने के लिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। ऐसे ही QB वाले चार्ज पार्टिकल को उठा के यहां पर रखा मैंने, ठीक है, QB वाले चार्ज पार्टिकल को उठा के इस पॉइंट B पर रखा, तो पहले तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण कितना वर्क डन करना पड़ा? तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड के कारण कितना वर्क डन करना पड़ेगा? WB डिवाइडेड बाय QB विल बी इक्वल्स टू VB। अगर ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी, ये वाला भी वर्क डन किसके कारण करना पड़ा है? एक्सटर्नल फील्ड के कारण। ऑल्सो देखो ये वाला चार्ज पार्टिकल की भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी वहां पे। तो जब QB वाले चार्ज पार्टिकल को लाके यहां पे रखेंगे तो दो चीजों के कारण हमें वर्क डन करना पड़ेगा। पहला वर्क डन एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट, दूसरा वर्क डन पहले वाले चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो एक्सटर्नल फील्ड वाली चार्ज पार्टिकल, सॉरी, ये एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू पहले वाला चार्ज पार्टिकल के अगेंस्ट कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो तो हमने निकाल ही लिया, KQA QB डिवाइडेड बाय R। पहले हमने यही तो निकाला है, यहां पर हमने फॉर्मूला जो निकाला है पोटेंशियल एनर्जी का, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है Q1 वाली चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, ठीक है, Q1 वाली चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो अब टोटल वर्क डन, इसको W3 दे देते हैं, टोटल वर्क डन can be obtained by adding these three work done. तो total work done can be obtained by adding W1, W2 plus W3. That will be equals to QA into में VA plus QB into में VB plus KQA QB divided by R, ठीक है। तो अगर इन द एब्सेंस, सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड देखेंगे तो टोटल वर्क डन ये करना पड़ेगा, लेकिन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड देखेंगे तो ये वर्क डन। अगर हम इसी फॉर्मूले बच्चे एक्सटर्नल फील्ड हटा दें तो VA और VB ये जो पोटेंशियल थे, ये पोटेंशियल जो एग्जिस्ट कर रहे थे, दीज पोटेंशियल्स ड्यू टू एग्जिस्ट ड्यू टू द
एक्सटर्नल फील्ड। अब सोचने की बात है कि अगर एक्सटर्नल फील्ड को हटा दें तो ये पोटेंशियल भी जीरो हो जाएंगे, बिकॉज उसकी वजह से ही एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ये जीरो हो जाएंगे, तो ये वाले वर्क डन भी जीरो हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये वाला वर्क डन जो पहले वाले चार्ज पार्टिकल के कारण करना पड़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, देखो बड़ा सिंपल टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, तो इसमें पहली चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, पहली चीज ये है कि जब भी हम एक कंडक्टर को, मेटालिक कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, देखो इसको प्रूव करते हैं। लेट्स से मैंने एक मेटालिक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है, मेटालिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। अब होगा क्या, देखो इसके अंदर मेटालिक कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचना शुरू कर देगा और धीरे धीरे इसके अंदर लेफ्ट वाले सरफेस की तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। और जितने भी पॉजिटिव मेटल आयंस होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वहां पर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो बाहर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, बाहर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में। अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इट विल बी ई आउटसाइड माइनस ई इनसाइड। ठीक है, ई आउटसाइड माइनस ई इनसाइड। अब होगा क्या बच्चे, धीरे धीरे यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है वो लेफ्ट वाले सरफेस पे बढ़ रहा है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज उन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब वो मेटल आयंस छोड़ के, मेटल छोड़ के इधर की तरफ आ रहे हैं तो पीछे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, अंदर वाली फील्ड जो है वो बाहर वाली फील्ड के से इक्वल हो जाएगी, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी बन जाएगी, जीरो। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम या इलेक्ट्रिक इक्विलिब्रियम में। इलेक्ट्रिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जब सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स मूव करना बंद कर जाए, क्योंकि जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के यहां पर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, फिर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के यहां पर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे उतने इलेक्ट्रॉन्स उस सरफेस पे, इस वाले लेफ्ट वाले सरफेस पे आ जाए, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ना हो, उस पॉइंट पे क्या होगा, अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से इक्वेट हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होगी, जीरो। तो ये चीज याद रखना, जब भी आप एक मेटालिक कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब चार्ज पार्टिकल्स और मूव नहीं कर सकते तब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नो नेट चार्ज एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में अंदर की तरफ कोई नेट चार्ज नहीं रहेगा, अंदर की तरफ कोई नेट चार्ज नहीं रहेगा कंडक्टर के अंदर। कैसे, देखिए इसको हम गॉस थ्योरम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। गॉस थ्योरम क्या थी, गॉस थ्योरम की इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज्ड सरफेस विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, जिसकी वजह से फ्लक्स भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर भी क्या हो जाएगा, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब अगर आप अंदर की तरफ चार्ज देने की कोशिश भी करते हो, देखो मान लेते हैं जबरदस्ती में अंदर की तरफ चार्ज देने की कोशिश भी करता हूं, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी अपने आप।
वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इन चार्ज पार्टिकल को जबरदस्ती सरफेस की तरफ मूव करवाना शुरू कर देगी और फाइनली दीज चार्ज पार्टिकल्स कम्स टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। तीसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल inside the conductor is always constant। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर हमेशा कांस्टेंट रहता है, which will be equal to potential at surface of conductor। अगर हम कंडक्टर के अंदर देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कितना रहेगा, जितना सरफेस पे है उतना ही अंदर हर एक पॉइंट पे होगा। क्यों कांस्टेंट रहता है, देखिए व्हाई इट इज कांस्टेंट इनसाइड द सरफेस। मान लेते हैं हमने एक कंडक्टर लिया, अब कंडक्टर के अंदर बचे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मैं लिख सकता हूं माइनस डीवी अपॉन डी आर। यहां पर जीरो पुट कर दिया तो यहां पर dv की वैल्यू आ जाएगी जीरो। अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है तो मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर सकता हूं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करूंगा तो पोटेंशियल क्या आएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। कितना आएगा, जितना सरफेस पे है उतना ही अंदर हर एक पॉइंट पे होगा। मान लेते हैं हमने एक मेटालिक स्फीयर लिया था, हमने एक स्फीयर लिया, ठीक है, परफेक्ट स्फीयर, इसका रेडियस है आर, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो अंदर हर एक पॉइंट पे कितना होगा, के क्यू बाय आर, जितना सरफेस पे है। और यही सेम काम बच्चे हम कर सकते हैं एक शेल के ऊपर, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था। बस डिफरेंस ये है कि यहां पर ये शेल है और पीछे मेटालिक कंडक्टर था, मतलब ये पूरा का पूरा अंदर सॉलिड कंडक्टर था, सॉलिड कंडक्टर। शेल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। कितना रहेगा, जितना सरफेस पे है, तो जितना सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही हर एक पॉइंट पर शेल के अंदर होगा। ठीक है, ये भी बात नोट करने वाली है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चौथा पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। बट परपेंडिकुलर कब होगी, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है जब नो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो, चार्जेस। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं मूव करे, उसमें क्या होगा, तब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। क्यों, देखो मान लेते हैं हमने एक सरफेस लिया, कंडक्टर लिया, स्फेरिकल कंडक्टर लिया, उसमें चार्ज पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इनिशियली चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, मतलब अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल इनिशियली एक दूसरे को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे थे अपने आप को। जब पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई तो चार्ज पार्टिकल किस पे आ गए, रेस्ट की पोजीशन पर आ गए। अब जब रेस्ट की पोजीशन पर आ गए तो अब चार्ज पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज no component of electric field intensity tangential to the surface। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है सरफेस के, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल सरफेस में मूव नहीं कर रहे हैं। अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट होता तो चार्ज पार्टिकल्स मूव करते, जैसे इनिशियली डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर चार्ज पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है तो इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसका मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, जब चार्ज पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द कंडक्टर एग्जिस्ट करेगी। हाँ, जब चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हों तो देयर विल बी सम टेंजेंशियल कंपोनेंट आल्सो, जिसकी वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, बट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को छोड़कर है। ठीक है, अभी हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर हम सरफेस ऑफ कंडक्टर की बात करें, सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर की बात करें, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी एग्जिस्ट करेगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे निकाल सकते हैं? मान लेते हैं मेरे पास कोई एक कंडक्टर है जो चार्ज्ड है, मान लेते हैं इसके पर चार्जेस जो हैं वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चार्जेस जो हैं वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैंने एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन कर लिया, लेट्स से यहां पर एक क्लोज सरफेस इमेजिन कर लेते हैं जिसका सरफेस एरिया कितना है? ds। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी और n कैप भी कैसा होगा? बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। 0 डिग्री का एंगल हो गया। तो यहां पर चार्जेस कितने हैं इस एरिया पे? लेट्स से चार्ज कितना है? q अमाउंट ऑफ चार्ज इज देयर। तो व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी? q डिवाइडेड बाय ds, सरफेस एरिया। ठीक है, q डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ds कितना लिया है? दिस इज सरफेस एरिया ds। तो यहां से अगर हम q अमाउंट ऑफ चार्ज निकालेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ds। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉसेस थ्योरम मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट सरफेस एरिया इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। n कैप और e वेक्टर के बीच का बच्चे एंगल क्या था? 0 डिग्री। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा, तो इट इज e ds cos 0 डिग्री इक्वल्स टू q की जगह मैं लिख सकता हूं सिग्मा ds डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 0 इज 1, तो बचा क्या? e इंटीग्रेशन ds इक्वल्स टू सिग्मा ds डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ds से ds गया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बची बच्चे? सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो इट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। एक लास्ट पॉइंट कि फॉर irregular conductor, irregular shaped conductor, for irregular shaped conductor, surface charge density is different at different point। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू देगी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इररेगुलरली शेप्ड कंडक्टर है। ठीक है, तो इसके मैं दो सरफेसेस की बात करता हूं, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस। ठीक है, अब अगर मैं इसका सर्कुलर पार्ट पूरा करूंगा तो ये कुछ आएगा और इसका सर्कुलर पार्ट कुछ ये देगा। इसका रेडियस बड़ा है और इसका रेडियस छोटा है। अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करता हूं तो इट इज चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया थोड़ा सा खोलते हैं तो इट इज q डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको सर्कुलर शेप का मान लूं या चलो स्फेरिकल शेप भी मान लेते हैं तो इट इज 4πr²। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जहां पर रेडियस ज्यादा होगा वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी और जहां पर रेडियस छोटा होगा वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी।
ताकि क्या कांस्टेंट रह सके, चार्ज कांस्टेंट रह सके। ठीक है, ताकि चार्ज कांस्टेंट रह सके। इसका मतलब है जहां पर रेडियस ज्यादा है वहां पर चार्जेस कम डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और जहां पर रेडियस कम है वहां पर ज्यादा अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ताकि टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहे। यहां